गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आप लोगों को अभी तक जो टॉपिक्स पढ़ाए उसमें नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे उसमें पहले नेटवर्क क्या होता है, व्हाट इज़ नेटवर्क, फिर नेटवर्क्स के टाइप्स हमने पढ़े, नेटवर्क्स में कौन कौन सी केबल्स यूज़ होती हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक, बट नेटवर्क के साथ जो सबसे मेन चीज़ है वही आपका चैप्टर नंबर 4 है। आप लोग जब इसे देखेंगे तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज इट इज अबाउट सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, क्या होता है नेटवर्क सिक्योरिटी? तो जब हम नेटवर्क पर कोई भी कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश किसकी मदद से करते हैं? टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या टेलनेट की हेल्प से करते हैं। तो जब हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, हमारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, हमने ट्रांसमिट की मेथड पढ़ी है, टीसीपी आईपी का यूज करते हैं या कोई भी मेथड के थ्रू, अगर एसएमटीपी का यूज करें, किसी प्रोटोकॉल से हमने डेटा ट्रांसमिट कर दिया। जब हम ये डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं वन सिस्टम टू अनदर, तो इट मे बी कि कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन उसे एक्सेस करने की कोशिश करे, ठीक, या फिर कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी वो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो रूल्स हैं जो हमारे सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारे डेटा के ट्रांसमिशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है नेटवर्क सिक्योरिटी कंसिस्ट ऑफ द प्रोविजंस मेड इन एन अंडरलाइंग कंप्यूटर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है? जो आपके कंप्यूटर्स आप कनेक्ट करते हो सिस्टम में, उनको कुछ प्रोविजन, कुछ नियम बताते हैं, कुछ उनके रूल्स हैं जो उनके लिए डिसाइड किए जाते हैं ताकि नेटवर्क की सिक्योरिटी बनी रहे। ठीक, इसके लिए कुछ नेटवर्क सिक्योरिटी के कुछ पॉइंट्स हैं, पिलर्स या स्तंभ जिसे बोलते हैं। क्या होंगे ये? वो प्रिंसिपल जो एक सिक्योर नेटवर्क के लिए यूज होना कंपलसरी है। ठीक है, तो सबसे पहला पिलर दिया है कॉन्फिडेंशियलिटी। पहला क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होगा? कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स जो डेटा आप सेंड कर रहे हैं वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। पहला नेटवर्क सिक्योरिटी का जो पिलर है, सबसे पहली चीज जो है वो क्या होनी चाहिए कि वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल मतलब हर किसी को पता ना हो, जो उसके लिए एलिजिबल हो या जो उसे एक्सेस कर सकता हो, जिसके पास अथॉरिटी हो, सिर्फ वही उसे एक्सेस कर पाए, उसे बोलेंगे हम कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि द फंक्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज टू प्रोटेक्ट प्रीसियस बिजनेस डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड पर्सन। जो अभी मैंने समझाया था, किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन से डेटा के एक्सेस को अगर आप रोकते हैं तो उसे कहेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक, क्यों? क्योंकि डेटा जो है बेसिकली ऑथोराइज्ड पर्सन के लिए ही अवेलेबल होना चाहिए। ठीक, सेकंड पिलर जो है वो है इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी यहां पर क्या होगा? इंटीग्रिटी मीन्स होता है कि मेंटेनिंग एंड अश्योरिंग द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। ये मेंटेन करता है कि आपका डेटा अश्योर, आपका डेटा अवेलेबल है या नहीं, कंसिस्ट करता है या नहीं, और उसको मेंटेन करना। ठीक है, क्या होता है ऐसा? जब बेसिकली हम कोई सिस्टम या कोई नेटवर्क यूज कर रहे हो और उस नेटवर्क को यूज करते वक्त सामने वाले सिस्टम से हमें डेटा चाहिए, लेकिन सामने वाला सिस्टम डेटा अवेलेबल देने के लिए अवेलेबल है ही नहीं, सिस्टम हम वहां पर है ही नहीं, तो क्या वो हमें डेटा दे पाएगा? नहीं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी ये भी हेल्प करता है कि सामने वाला सिस्टम अवेलेबल रहे। ठीक है, उसके लिए हो सकता है कि वो एक सर्वर की बजाय मोर देन 1 और 2 सर्वर्स या मोर देन 2 सर्वर्स को कनेक्ट करके रखे। आपको एक सर्वर से डेटा नहीं मिला तो आपको दूसरे सर्वर से डेटा ट्रांसमिट कर दे। इस तरीके से नेटवर्क सिक्योरिटी इंटीग्रिटी का भी वर्क करता है। नेक्स्ट है आपका अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीन्स क्या? द फंक्शन ऑफ अवेलेबिलिटी इन नेटवर्क सिक्योरिटी इज टू मेक श्योर दैट द डेटा, नेटवर्क रिसोर्स, सर्विसेज एंड कंटिन्यूअसली अवेलेबल। देखिए,
अवेलेबिलिटी का मतलब भी वही होता है कि फंक्शन या सिस्टम आपका अवेलेबल हो या नहीं हो, लेकिन इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी में मेन डिफरेंस क्या है कि इंटीग्रिटी जो है वो डेटा को रिलायबल होने की भी कंडीशन हमें प्रोवाइड करती है। मीन्स ये होता है कि ना तो कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन अगर उसे एक्सेस कर रहा हो, अनऑथोराइज्ड का मतलब जिसके पास अधिकार ना हो, तो अनऑथोराइज्ड पर्सन अगर उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हो तो उसे चेंज करने की परमिशन ना देना, ये कौन करेगा? इंटीग्रिटी करेगा। ठीक है। और अगर सामने वाला सिस्टम जो है वो अवेलेबल नहीं है, उसका डेटा हमें नहीं मिल पा रहा है, वो दो तरीके से हो सकता है। या तो एक पर्सन उसे मिलने से रोक रहा हो, वो हमें देखने नहीं देता डेटा, तो वो कौन संभालेगा? इंटीग्रिटी। और अगर सिस्टम खुद अवेलेबल नहीं है तो उसे कौन सा सिस्टम संभालेगा? अवेलेबिलिटी, मतलब जो उसकी अवेलेबिलिटी को कंफर्म करता हो। ठीक है, दोनों में मेन डिफरेंस समझ में आया। तो इसके मेन पिलर्स क्या क्या है? पहला कॉन्फिडेंशियलिटी, मींस अनऑथोराइज्ड पर्सन को एक्सेस करने की परमिशन नहीं होगी। इंटीग्रिटी मींस आपका जो रिसोर्स है या जो जहां से डेटा आपको मिलने वाला है उसे इंटीग्रिटी क्या करेगा? उसको मेंटेन करेगा। और उसके अगर वो डेटा आपको वहां पर अनऑथोराइज्ड पर्सन अवेलेबल नहीं होने दे रहा है तो उसे अवेलेबल करवाएगा। ठीक। एंड लास्ट है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या होगा? अवेलेबिलिटी का मतलब कि आपका डेटा या रिसोर्स या सिस्टम अगर अवेलेबल नहीं है तो उसको भी इंश्योर करेगा, कंफर्म करेगा कि सामने वाला अवेलेबल है या नहीं। अब इसमें अवेलेबिलिटी कैसे होगी? देखो, सबसे पहली चीज कॉन्फिडेंशियलिटी तो कैसे हो सकती है कि आप उसमें पासवर्ड यूज कर रहे हो तो सामने वाला पर्सन उसे एक्सेस ना कर पाए, और पासवर्ड हैक करने की कोशिश करे तो कुछ जैसे फायरवॉल्स यूज कर लिया, कुछ नेटवर्क की सिक्योरिटी यूज कर ली। इंटीग्रिटी क्या होगा कि कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस करने से मना कर रहा हो, हमें एक्सेस नहीं करने दे रहा हो, तो उसे वो हटा दे या फिर उसके परमिशन को कैंसिल करके आपको ऑथोराइज्ड कर सके, आपके डेटा को आपको प्रोवाइड कर सके। ये भी नेटवर्क सिक्योरिटी का मेन फंक्शन हो गया। और थर्ड जो है अवेलेबिलिटी, ये कैसे होगा कि सपोज जब आप कोई सिस्टम यूज कर रहे हों और सामने वाला सिस्टम अवेलेबल है या नहीं, तो ये कैसे कंफर्म होगा? जब आप उसका नेटवर्क कनेक्शन, मैंने कहा था ना कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, तो जब टीसीपी आईपी की हेल्प से आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं तो अगर सामने वाला सिस्टम अवेलेबल है ही नहीं तो वो कनेक्ट करेगा क्या? नहीं। तो अवेलेबिलिटी ये कंफर्म करता है, ये इंश्योर करता है कि सिस्टम अवेलेबल है या नहीं। और अगर मान लो कनेक्शन के बाद वो सिस्टम ऑफ हो जाए या सिस्टम बंद हो जाए तो आपको एरर प्रोवाइड करके आपके ट्रांजैक्शन को वहीं रोक देता है ताकि आपका डेटा लॉस ना हो। ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके टाइप्स ऑफ अटैक्स। ये जो हम पढ़ रहे थे सिक्योरिटी के कुछ स्पेशल फीचर्स थे जो यहाँ पर हमको समझाए थे। नेक्स्ट है सिक्योरिटी के लिए कौन कौन से अटैक्स होते हैं, मतलब अनऑथोराइज्ड पर्सन अगर एक्सेस करना चाहे तो कौन कौन सी मेथड हो सकती है। पहला दिया हुआ है रिकॉग्निशन अटैक्स। ठीक है। रिकॉग्निशन अटैक्स क्या होंगे? इज द अनऑथोराइज्ड डेटा कलेक्शन ऑफ सिस्टम रिसोर्स, vulnerabilities or server services access, and DOS attacks are normally preceded by reconnaissance attack. Means जब आपके डेटा को आपको अवेलेबल नहीं होने दिया जाए, क्या बोल रहे हैं? जब आपके डेटा को आपको अवेलेबल होने से रोक दिया जाए तो वो आपके इस टाइप के अटैक्स में आते हैं। इसमें दो नाम दिए हैं, एक्सेस एंड DOS अटैक्स। ये जो बोला है एक्सेस एंड DOS अटैक्स, यही आपका मेन अटैक होता है जो आपको सर्विस लेने से रोक देता है। ठीक है। तो बेसिकली इसका यूज क्या है? एनालॉगस टू अ बैंक रोबर कैशिंग अ बैंक टू फाइंड आउट हाउ मेनी सिक्योरिटी गार्ड्स आर ऑन ड्यूटी, हाउ मेनी कैमरास एग्जिस्ट एंड देयर प्लेसमेंट, एंड व्हाट एस्केप रूट टू यूज। ठीक है। अगर कोई अटैक हो रहा हो तो इस टाइप का अटैक क्या करेगा कि पता लगाएगा कि वहां पर गार्ड्स कहाँ कहाँ हैं, कैमरे कहाँ कहाँ हैं। ये एक एग्जांपल दे रखा है कि इस तरीके से उसको कंफर्म कर सकते हैं। अब इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है
इंट्रूजन प्रॉब्लम्स। ठीक है, इंट्रूजन प्रॉब्लम्स क्या होती है? बेसिकली ये अटैक जो होता है इसमें अटेम्प्ट किया जाता है जो आप डेटा यूज कर रहे हो उस डेटा को चुराने की कोशिश की जाती है, उसके लिए बार बार अप्लाई करता है। वो एक मिस्चीवियस अटैक्स होता है, मतलब वो चाहता है कि कैसे भी करके आपका पासवर्ड हैक कर लिया जाए, आपके सामने कोई एक स्क्रीन पर मैसेज भेजा उसको एक्सेस करके उसके डेटा को चुरा ले, कोई भी एक प्रोसेस जो उसको अटेम्प्ट करने के लिए हेल्प करे। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर को अटैक कर सकता है। ये जो इंट्रूजन की प्रॉब्लम्स होती है इसकी हेल्प से कोई भी अटैकर्स या कोई भी हैकर आपके सिस्टम के बहुत सारे डेटा को हैक कर सकता है, इसलिए इससे बच के रहना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। इसके दो टाइप दे रखे हैं, स्नूपिंग एंड एविसड्रॉपिंग। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखे हैं स्नूपिंग एंड एविसड्रॉपिंग। स्नूपिंग क्या होता है? रिफर्स टू गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अनदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन डेटा। दिस में बी डन इन अ नंबर ऑफ वेज। आप किसी अनदर पर्सन का, ऑर्गेनाइजेशन के किसी दूसरे पर्सन के डेटा को चुराना चाह रहे हैं, कैसे कर सकते हैं? बाय गेटिंग समवन्स लॉगिन इंफॉर्मेशन, बाय कैजुअली वॉचिंग व्हाट ही शी इज टाइपिंग। स्नूपिंग में सबसे पहली चीज कि आप क्या देख सकते हैं, सामने वाला अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन है उसी के डेटा को हैक कर रहे हैं और वो पर्सन कुछ टाइप कर रहा हो तो आपने उसका पासवर्ड वहां देख लिया, ये पहला मेथड हुआ। सेकंड, रीडिंग द फाइल्स ऑन समवन्स कंप्यूटर इन एन अनऑथराइज्ड मैनर। किसी गलत तरीके से उसके कंप्यूटर के डेटा को रीड कर लिया जिससे कि आपको पासवर्ड पता पड़ जाए, लॉगिन एक्सेस आपको मिल जाए। And the third is using some software which keeps tracks on the activities and data being sent on received on someone's computer। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज कर लेना जो सामने वाले के एक्टिविटी पर ध्यान रखता हो कि वो क्या कर रहा है इस वक्त। सामने वाला पर्सन या तो कंप्यूटर में कुछ एक्सेस कर रहा हो, कोई वेबसाइट चला रहा हो, वेबसाइट पर अपना नाम लिख रहा हो, एड्रेस लिख रहा हो, फोन नंबर लिख रहा हो, ऐसी एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हैं जिससे क्या होता है कि ऐसी एक्टिविटी कन्वर्ट होने के बाद उससे पता लगाया जाए कि किस तरीके का पासवर्ड हो सकता है। ठीक है, सेकंड जो इसका एग्जांपल है वो एविसड्रॉपिंग रिफर्स टू अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अनदर पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन डेटा। ये किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन का या अदर पर्सन का हो सकता है। वो क्या कर रहा है? व्हाइल द डाटा इज ऑन इट्स वे ऑन द नेटवर्क। जब आपका डेटा कहाँ है? नेटवर्क पर ट्रांसमिट हो रहा हो उस वक्त उसे चुराने की कोशिश करता है। पहला जो स्नूपिंग था वो क्या था कि जब पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के ही किसी व्यक्ति के डेटा को चुरा रहा हो और वो भी कैसे? उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को पता करके। लेकिन जो एविसड्रॉपिंग है वो बेसिकली नेट पर यूज होता है, जब आपका डेटा नेट पर ट्रांसमिट हो रहा हो तब यूज होता है। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डेटा को चुराने की कोशिश कर रहा है। कैसे हो सकता है ये? बाय सेटिंग अप पैरेलल टेलीफोन लाइंस। कनेक्शन जो आप टेलीफोन लाइंस के जो नेटवर्क के लिए यूज होते हैं उसमें आप पैरेलल टेलीफोन लाइन के थ्रू उससे कनेक्ट हो रहे हो। दूसरा, बाय इंस्टॉलिंग सम सॉफ्टवेयर इन द टारगेट कंप्यूटर। याद रखिएगा जो स्नूपिंग था उसमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहे थे वो कहाँ हो रहे थे? उसके खुद के कंप्यूटर पर, और वो ट्रैक कर रहा था कि वो सामने वाला क्या वर्किंग कर रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है। लेकिन जो ये जो है आपका एविसड्रॉपिंग, इसमें सामने वाला जो कंप्यूटर है उस पर हम हमारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं। वो कैसे कर रहे हैं उसकी भी मेथड्स होती हैं। तो किसी भी तरीके से उसके सामने वाले के कंप्यूटर में, टारगेट कंप्यूटर में आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया तो वो क्या करेगा? आपके डेटा, सामने वाले पर्सन के डेटा को चुरा लेगा। एंड द लास्ट, बाय इंस्टॉलिंग सम रिसीवर्स व्हिच कंप्यूटर्स द डाटा व्हाइल ऑन इट्स वे। कुछ ऐसे रिसीवर्स यूज कर लेता है सामने वाला कंप्यूटर जो उसके डेटा को तब चुरा लेता है जब वो नेटवर्क पर हो। ठीक है, इस तरीके से इंट्रूजन प्रॉब्लम्स के दो टाइप्स इसमें होते हैं। पहला कौन सा है? इंट्रूजन प्रॉब्लम्स में पहला एग्जांपल है स्नूपिंग एंड सेकंड इज एविसड्रॉपिंग। ठीक, अब इसमें थर्ड पॉइंट जो है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, DOS। याद रखिएगा, स्पेशल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आ सकता है, आ भी चुका है पहले एक आध बार। तो DOS क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है,
डिनायल ऑफ सर्विस, सर्विस मतलब हम किसी को सर्विस दे रहे हैं, उसे सिस्टम यूज करने की फैसिलिटी है, वो पर्सन उसे यूज कर रहा है, ठीक। अब सामने वाला जो अनऑथोराइज्ड पर्सन है वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे कि वो यूजर उस सर्विस को लेने से दूर हो जाए, वो सर्विस को ना ले पाए, ठीक है। डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब क्या है? डिनाई यानी मना कर देना। आप लोग लास्ट ईयर 11th में भी इसको पढ़ चुके हैं। तो डिनायल ऑफ सर्विस बेसिकली क्या है? एक ऐसा अटैक है जो यूजर को एक्सेस करने की परमिशन को रोक देता है, जो अथोराइज्ड यूजर है उसके एक्सेस को रोक देता है, ठीक है। अथोराइज्ड पर्सन डेटा को एक्सेस कर रहा था लेकिन उसे रोक दिया, उसे सर्विस नहीं मिली, तो इससे क्या होगा? सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी और इसका फायदा किसको होता है? अनऑथोराइज्ड पर्सन को, ठीक है। इसलिए डिनायल ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में ये लिखेंगे कि अथोराइज्ड पर्सन जो होता है उसे सर्विस लेने से रोक दिया जाता है। इस अटैक को हम कहेंगे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। अब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स के कुछ टाइप्स दे रखे हैं, आप लोग उसको रीड कर लें कि वे किसी एप्लीकेशन से हो सकता है। डिनायल ऑफ सर्विस टू एप्लीकेशन, डिनायल ऑफ सर्विस टू सिस्टम, डिनायल ऑफ एक्सेस टू सिस्टम, ठीक है, डिनायल ऑफ एक्सेस टू कम्युनिकेशन। इस तरह के कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उसको आप लोग रीड कर सकते हैं। ये आपका 4.2 टाइप्स ऑफ अटैक्स। दो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। पहला गोल ऑफ सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी। पहला मैंने बताया था कि 3 पॉइंट पिलर्स होते हैं कि हम कैसे हमारे सिक्योरिटी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें उसमें ज़रूरी होती है। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ अटैक्स, 3 टाइप्स हमने पढ़े। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक मालवेयर, ठीक है। मालवेयर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि उसमें वो सारे वायरसेस को एक्सप्लेन करता है जो किसी सिस्टम को रोकते हैं, सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो आपके बुक में सिर्फ थोड़ा सा समझाया है इसको, मालवेयर, इतना ही आप लोगों को रीड करना है। मालवेयर इंक्लूड्स कंप्यूटर वायरसेस। मालवेयर में क्या होता है? कंप्यूटर के वायरस होते हैं, वॉर्म्स, रैंसमवेयर्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर्स, एडवेयर्स एंड अदर मैलिशियस सॉफ्टवेयर। जितने भी वायरस है, ट्रोजन हॉर्स हैं, वायरस है, वॉर्म्स हैं, अलग अलग तरह के वायरस हैं, अलग अलग तरह के सिस्टम प्रोग्राम हैं जो नुकसान पहुंचाते हो, या कुछ मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। मैलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब जो आपको दोषपूर्ण जिसे कहेंगे हिंदी में, मतलब जो आपको नुकसान पहुंचाने वाले हो, ठीक है। तो इस तरीके के सारे सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स को हम क्या कहेंगे? मालवेयर कहेंगे, ठीक है। Malware such as Trojan horse and worms are sometimes confused with viruses, but these are technically different. ये कहा जाता है कि ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म्स जो हैं वो बेसिकली वायरसेस तो हैं, लेकिन उसमें कंफ्यूजन है कि वायरस है या नहीं है, तो ये टेक्निकली डिफरेंट होते हैं, मतलब मेथड जो इनकी होती है, काम करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। A worm can exploit security vulnerability to spread itself automatically to other computer through नेटवर्क। यहाँ पर वॉर्म की एक लाइन दे रखी है जो आपको आगे पढ़ने को भी मिलेगी, आपने लास्ट ईयर पढ़ी थी। वॉर्म नेटवर्क पर खुद को रिप्लिकेट कर लेता है, मतलब खुद उसे अपने आप को बढ़ा लेता है और आपके सिस्टम को हैंग कर देता है, जबकि ट्रोजन हॉर्स खुद को रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट 4.4 वायरस, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा। तब तक आप लोगों को इन टॉपिक्स को क्लियर करना है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा 4th पॉइंट है आपका वायरस। इसमें वायरस के बहुत सारे टाइप्स हैं, कौन कौन से होते हैं उनमें से कुछ वायरसेस को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसके आगे आप लोग इतना रीड करके रखें। थैंक यू क्लास।